हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी DSSSB की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि आपकी BPSC 3.0 और ऑल TST PST, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लिटरेचर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट से है सो आप ये क्लासेस देख सकते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच की क्लासेस अभी तो फिलहाल स्टार्ट है, क्योंकि लिटरेचर को समझने से पहले उसका बेस मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सो फिगर ऑफ स्पीच और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर अगर आपने ये नहीं समझा और आप डायरेक्ट राइटर पे जंप कर दिए, तो आपको राइटर पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। और बात मान लीजिए दोस्तों कि जो फिगर ऑफ स्पीच है, हमारे में इतने राइटर भरे हैं, इतने DSSB में मीन्स इसका जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। तो आप पूरे राइटर को पढ़ रहे हैं, फिर भी मोस्टली आपके 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को तैयार कर लिया, तो 2 से 4 क्वेश्चन तो आपको फिगर ऑफ स्पीच से देखने को मिलेंगे, प्लस जस्ट अ सेकेंड, प्लस आपको 2 से 4 क्वेश्चन जो है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से देखने को मिलेंगे। सो अभी अब फिगर ऑफ स्पीच की ये क्लासेस चल रही है, इसके बाद मैं आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूंगी। तो मैंने ऑलरेडी ये क्लासेस स्टार्ट कर दी है और आज की ये सेकंड क्लास है। इसके पहले मैंने आपका मेटाफर, सिमिल, एलिट्रेशन, एजोनेंस और आयरनी को भी कंप्लीट करा दिया है। आयरनी के 3 टाइप, जस्ट सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये क्लासेस हो चुकी हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पास मेटाफर को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आपको बताया था कि मेटाफर क्या होता है। देन मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ सिमिल, मतलब सिमिल और मेटाफर दोनों में ही कंपैरिजन होता है, दोनों भी डिसिमिलर चीज़ों की कंपैरिजन होता है। बस जो मेटाफर में है वो मेटाफर में मान लिया जाता है, उसमें कोई भी एज आर लाइक का यूज़ नहीं होता है। बट सिमिल में जो है फ्रेंड, एज और लाइक का यूज़ होता है। सो बस इतना डिफरेंस है। देन मैंने आपको बताया था एलिट्रेशन, एक बार मैं आपका रिवीजन करा दूँ, फिर उसके बाद आराम से हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं फर्स्ट वाले क्लास का रिवीजन करा दूँ, जिससे कि अगर कोई नए लोग आके मेरे वीडियो से जुड़ रहे हो तो उनको ये ना लगे कि वो उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले की क्लासेस अगर वो नहीं देखे होंगे तो उन्हें नहीं समझ में आएगा कि क्या है ये। सो मैं एक बार बस शॉर्ट में आपका रिवीजन करा देती हूँ। सो मैंने बताया था कि एलिट्रेशन क्या होता है फ्रेंड, कॉन्सोनेंट साउंड्स का। मैंने वर्ड नहीं कहा, अल्फ़ाबेट नहीं कहा, मैंने कहा कि कॉन्सोनेंट साउंड का क्या होता है। बार बार इसमें रेपिटेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, सी सेल्स ऑन द सो। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं SH का, एस का, फिर एस का, मतलब स का, फिर SH का, फिर यहाँ देन एस का। आपको इसमें एस और SH का बार बार रिपीटेशन देखने को मिलेगा। और ये कौन से साउंड्स है फ्रेंड, कॉन्सोनेंट साउंड है। सो इस हिसाब से मैंने एलिट्रेशन बताया था। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, एजोनेंस होता है। एजोनेंस में भी रेपिटेशन ही होता है, बट इसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स का नहीं होता, वो होता है एलिट्रेशन में। इसमें जो होता है फ्रेंड, वॉवेल साउंड का होता है रेपिटेशन। और जैसे कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है एलिट्रेशन में। मोस्टली एलिट्रेशन जो ही है आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। एजोनेंस बहुत मुश्किल से, रेयरी कभी देखने को मिल गया हो तो मिल गया हो, नहीं तो ये नहीं मिलता है। तो आप एलिट्रेशन को काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए। बस आप समझ लीजिए A E I O U, जो इतने ये अल्फ़ाबेट हैं, ये हमारे क्या हो गए, इससे अगर आपके साउंड्स में क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, सो वो एजोनेंस रहेगा। इन इन पाँचों के सिवा छोड़ के कुछ और हो रहा है तो वो एलिट्रेशन, अगर रिपीटेशन देखने को मिल रहा है तो एलिट्रेशन होगा। तो शॉर्ट में ये है, बट मैंने वीडियो में काफ़ी अच्छे से आपको समझाया हुआ है भाई। 30 मिनट का वो वीडियो है तो बहुत धीरे धीरे मैंने समझाया है, बट ये रिविज़न करा रही हूँ। देन मैंने आपको आयरनी बताया था कि आप ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं जो कि आप कहना तो कुछ और चाहते हैं, बट उसकी मीनिंग कुछ और आप वर्ड की कुछ और यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जैसे कि आप सुबह सो के उठ रहे हैं 12 बजे, और मम्मी कह रही नवाब उठ गए, इतना जल्दी क्यों उठ गए, थोड़ा और सो लेते। ऑलरेडी आप 12 बजे सो के उठे हो, बट फिर भी मम्मी आपको क्या कर रही हैं, ताना मार रही हैं कि अभी और सो लेते, 12 बजे ही क्यों जग के उठ गए तुम इतना जल्दी। तो यही होता है फ्रेंड, ये आयरनी होता है। देन हम बात कर रहे थे कि वो 3 टाइप्स ऑफ आयरनी। आयरनी की 3 टाइप्स होती है, सिचुएशनल आयरनी, वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी। अगर आपको ये ब्रीफ में जानना है तो आपको फर्स्ट वाली क्लास देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने बैठे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और सो गाइज़, यहाँ से हमारा आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, जो हमारा टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बिल्कुल सिंपल सा है, आपको कुछ भी इसमें करना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बस एक बार मेरी बातें सुन लीजिए, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत पड़ेगी कोई और वीडियो देखने को के लिए। देखिए यहाँ पास पर्सन वर्ड छुपा हुआ है। पर्सन मीन्स क्या होता है, मनुष्य होता है। मनुष्य में आप या फिर औरत को ले लीजिए, आदमी को ले लीजिए, बच्चे को ले लीजिए, इंसान को ले लीजिए, कुछ भी। अफिकेशन मतलब उनको क्या कर देना, मॉडिफाई एक प्रकार से कर देना, या फिर उनके जो जो मनुष्य कार्य करते हैं उनके कार्य को किसी और के द्वारा करवाना, भले ही वो नॉन लिविंग चीज़ हो या फिर इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स हो।
सो यहाँ पास देख लेते हैं, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज इंडोव्ड विथ ह्यूमन क्वालिटीज़। चाहे वो इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, उनको क्या दे देना फ्रेंड, ह्यूमन क्वालिटी प्रदान कर देना, यही होता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि जैसे ह्यूमन क्वालिटी या फिर कोई एबिलिटी का, जैसे कि पक्षी क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। पक्षी तो कभी नहीं गा सकते ना, उनको पर्सोनीफाई किया गया। जो हमारे पोएट होते हैं, जो हमारे राइटर होते हैं, अपने वर्क में, अपने पोइट्री में इस हिसाब से वर्डों को पिरो पिरो के लिखते हैं। उनमें हर एक चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी से होती है। आपकी फीलिंग, वो पेड़ की भी फीलिंग दिखा देंगे कि पेड़ उदास है, पेड़ खुश है, पेड़ नाच रहा है, पेड़ के पत्ते झूम रहे तो बता देंगे कि हाँ जो ट्री है वो खुश है, आज नाच रही है। सो ऐसे ट्री बर्ड को भी बता देंगे, पर बर्ड जो है वो गा रही है। सो यहाँ पास कोई भी ह्यूमन क्वालिटी अगर नॉन ह्यूमन चीज़ों को प्रदान की जाती है तो उसको ही हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पास हम देख लेते हैं, मुंबई इज़ अ सिटी डैट नेवर स्लीप। आप यहाँ देख सकते हैं, मुंबई जो है एक प्लेस का नाम है ना। मैं रेड कलर ले लूँ, हाँ, तो मुंबई जो है एक प्लेस का नाम है और ये कह रहे हैं कि नेवर स्लीप। भाई स्लीप करना, सोना तो किसका काम है, ये काम तो मनुष्यों का है। तो मुंबई कैसे सो सकती है। भाई पोएट ने यहाँ जो है मुंबई को पर्सोनीफाई किया है ना। इन एनिमेटेड जो चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट एक प्रकार से ये प्लेस है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया तो नहीं कह सकते। तो एक प्रकार से ये प्लेस है, जो प्लेस को ये क्या करें, इंसानी क्वालिटी दे रहे हैं ना, मतलब पर्सोनीफाई कर दे रहे हैं। और यहाँ पर दूसरा आप देख लीजिए, द विंग्स सीड्स, मतलब जो सीड्स होते हैं, जो जैसे पतझड़ के टाइम में क्या रहते हैं, पत्ते वगैरह रहते हैं जो ज़मीन पे गिर के पड़े रहते हैं, तो उनकी क्वालिटी यहाँ पास पोएट बता रहा है। कौन सा वर्क है, वे टू द वेस्ट, ओ टू द वेस्ट विंड। ओ टू द वेस्ट विंड किसकी क्वालिटी, किसका पोएम, आप मुझे बताइएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ का है या फिर जॉन किट्स का है। आप मुझे बताइए, क्योंकि इसमें तो बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि किसका है। मुझे तो पता है, मैं तो पढ़ा रही हूँ तो मुझे तो सब याद रहेगा। आप कमेंट करके बताइएगा। सो गाइज यहाँ पास देख रहे हैं, द विंग्स सीड्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, मतलब कि जो वो पत्ते हैं झड़े हुए, जो उनके सीड्स हैं, वो कैसे जैसे लग रहे हैं कब्र में क्या है, ठंडे पड़ गए हैं ना, और लो हो गए। अब ठंडा कौन पड़ता है, इंसान पड़ता है ना। तो उनके करे जैसे कब्र में, तो कहाँ कब्र, क्या जमीन को कब्र ये बोल रहे हैं ना। सो यहाँ पास क्या करें, ईच लाइक अ कॉर्स विद इन अ ग्रेव। यहाँ पास देख रहे हैं ग्रेव का यूज़ करें, कब्र का यूज़ किया गया। जैसे कि ऐसे पड़े हुए हैं पूरे फसल, यहाँ पास ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि वो अपने कब्र में है। अनटिल दाइन एज योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग सेल ब्लो, कि जब तक, तो हम कहाँ थे, हाँ, जो ये फसलें हैं या फिर कह लीजिए जो भी हैं, ये क्या है, अपने ग्रेव में ऐसे पड़ी हुई हैं जैसे कि एकदम कोल्ड हो गई, ठंडी हो गई, मतलब निर्जीव हो गई हैं, ऐसी ये पड़ी हुई हैं। यहाँ पास इस पोएम में बताया जा रहा है। और कह रही है कि तब तक वो पड़ी रहेंगी जब तक कि उनकी एज्योर सिस्टर जो होती है स्प्रिंग, जब तक कि आके उनको अपने साथ बहा के नहीं ले जाती, मतलब उड़ा के नहीं ले जाती, तब तक वो पड़ी रहेंगी। तो भाई ये सब जो है यहाँ पास सिस्टर का यूज़ किया गया है, यहाँ जो है ग्रेव का यूज़ किया गया है, कोल्ड शरीर का, ये सब क्या किया गया है, इनको पर्सोनीफाई किया गया, इनको एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है ना, ह्यूमन क्वालिटी दी गई कि वो ह्यूमन भाई अपने ग्रेव में जाते हैं ना। सो ऐसे यहाँ पास ह्यूमन की क्वालिटी जब किसी डेड थिंग को या फिर या फिर किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को या फिर किसी ट्रीज़ को या फिर कह लीजिए किसी पक्षी को दी जाती है, तो वहाँ पास उसको क्या किया जाता है, पर्सोनीफाई किया जाता है। सो आई होप आपको पर्सोनिफिकेशन समझ में आ गया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेडी, आप बहुत सारे राइटर हैं वैसे तो, मतलब जितने भी रोमांटिक पोएट हैं उतने सब तो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हैं, बट मोस्टली जो है आप वर्ड्सवर्थ को ले लीजिए, है ना, वर्ड्सवर्थ को ले लीजिए या फिर टेडी ह्यूस को ले लीजिए। तो ये सब ऐसे राइटर हैं, जैसे कि ये मोस्टली ये जो एनिमल पोएट माने जाते हैं, ये एनिमल पोएट ये माने जाते हैं। थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है। ये मोस्टली अपने अपने पोएम में जो है ट्रीज़ को से गाना गवा रहे हैं, पक्षियों इनके बर्ड जो है वो बोल रही हैं, ट्रीज़ से बातें कर रही हैं। सो ये मोस्टली ये सब किया जा रहा है कि ये अपने वर्क में टेडी ह्यूस जो है वर्क में यूज़ करते हैं। जैसे कि वर्ड्सवर्थ ही कहते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, वो लोनली क्लाउड वाला जो उनका है, वर्ड्सवर्थ का कौन सा है, याद नहीं आ रहा, वर्क याद आएगा तो आपको बता दूंगी। उसमें नहीं है, उसमें वो कहते हैं कि क्लाउड मेरे साथ साथ जा रहा है ना। तो ऐसे ही हिसाब से कि जो भी पोएट हैं मोस्टली रोमांटिक एज के जो पोएट्स थे, वो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ बहुत ही ज़्यादा करते थे। हर एक चीज़ को, मतलब कि वो डेड थिंग को भी बिल्कुल लिविंग बना देते थे। वो स्काई से ऐसे बातें करते थे। इनफैक्ट अपनी फीलिंग को भी, मान लीजिए कि ट्री को छू सकते हैं हम, बर्ड को छू सकते हैं हम, बट हम फीलिंग को तो नहीं छू सकते ना। मतलब वो कहेंगे कि आज हमारा
जो हृदय है ऐसे उदास है, ऐसे गा रहा है, जो हमारी उदासी है, जो हमारी आँखें ऐसे नम हैं। सो ऐसे वो चीज़ों को वो उसमें यूज़ करते हैं कि जैसे एक ह्यूमन क्वालिटी को दिया जाता है, सो ऐसे यूज़ करते हैं। सो उसको ही पर्सोनिफिकेशन होता है। और फ्रेंड, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करना अगर आप आगे चल के बाई चांस नेट या जेआरएफ का कुछ तैयारी कर रहे हैं तो आपको बुक लिखने को आएगा। आप में भी आप हो सकता है आगे चल के राइटर वगैरह बनने की कोशिश करें। सो आपको फिगर ऑफ स्पीच तो आना ही चाहिए ना फ्रेंड। फिगर ऑफ स्पीच नहीं आएगा तो अपने पोएम को आप कैसे एक इफ़ेक्टिव लुक देंगे, कैसे आप उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे, कैसे आप उसको ज़िंदा करेंगे ना। पोएम को ज़िंदा करने के लिए आपको पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करना ही पड़ेगा। सो आई होप आपको पर्सोनिफिकेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है हाइपरबल। बहुत लोग इसको हाइपरबोली बोलते हैं, बट हाइपरबोली इज़ राइट प्रोनाउंसिएशन। तो इसका हम देख लेते हैं। एन एग्जरेटेड स्टेटमेंट आर द यूज ऑफ an exaggerated statement are the use of exaggerated, extravagant terms for the purpose of emphasize or heightened effect is called hyperbole। मतलब अगर आप अपनी कोई बात कह रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दबाव दे के उसको बात को कह रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, उसको ही हाइपरबल कहते हैं। ये फिगर स्पीच इसलिए यूज़ होता है कि मान लो कोई राइटर अपनी वर्क में नदियों के बारे में बता रहा है और कह दे कि नदियाँ तो बिल्कुल समुद्र जैसी हो गई हैं। मतलब या फिर इसमें फॉर एग्जाम्पल हिंदी में अगर हम देखें तो चींटी से पहाड़ कैसे होता है ना, कि सब नहीं कहते कि तुमने तो राई का पहाड़ कर दिया या फिर चींटी से हाथी का कर दिया कंपैरिजन। तो ऐसे ही कि भाई चींटियाँ तो इतनी तेज़ हो गई कि हाथी को भी मार डालें। सो ये क्या हो गया, चींटियों के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें हो रही हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू पे समझेंगे तो समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पास रोमियो जूलियट का वर्क लिया गया है, ये जो है ड्रामा लिया गया है। और ये फ्रेंड रोमियो जूलियट किसके द्वारा लिखा गया है, सभी को आई होप पता ही होगा, शेक्सपियर के द्वारा ये वर्क लिखा गया है। बहुत ही प्यारा वर्क है। आप अगर अभी तक नहीं पढ़े तो प्लीज़ पढ़ लो, बहुत ही प्यारा वर्क है सच में। तो यहाँ पास जो हमारी जूलियट है उसको बखान किया गया, उनकी सुंदरता का तारीफ़ किया गया है। द ब्राइटनेस ऑफ हर चीक वुड सेम दोज स्टार्स। मतलब उनके जो चीक की जो ब्राइटनेस है वो कैसी है फ्रेंड, जैसे कि स्टार्स चमक, स्टार्स की जो ब्राइटनेस है उतनी ज़्यादा उनकी जो है चिक्स क्या कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं ना। उनके चिक्स की जो ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा स्टार्स के कंपैरिजन हो रहा है। तो ये ज़्यादा नहीं हो गया भाई, यहाँ पास हाइपरबल का यूज़ किया गया है ना। ये हमारा काम है पोएम में, हमें ये यूज़ हर राइटर को यूज़ करना पड़ता है। सो यहाँ पास उनके चिक को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के स्टार से तुलना कर दी गई है, उनकी सुंदरता को। Each day night doth a lamp her eye in heaven would through the airy risen stream so bright। मतलब उनकी आंखें इतनी तेज चमक रही है, इतना तेज उनके चिक चमक रहे हैं कि जैसे लग रहा है बर्ड जो है उन कंफ्यूज हो जाएंगे कि दिन है कि रात है। वो कंफ्यूज हो जाएंगे और सोचेंगे कि भैया ये नहीं, ये रात नहीं है, ये तो अभी डे का चमक है ना। उनको लगेगा ये तो अभी डे का चमक है और वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, गाना गाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आप देखे होंगे कि रात में जो पक्षी रहती है वो सो जाते हैं, दिन में वो चहकती हैं, खिलखिलाती हैं। सो इस हिसाब से आप देखेंगे कि ये पूरे लाइन में बहुत ही ज़्यादा हाइपरबल का यूज़ किया गया है, जो हमारी जूलियट है उसकी ब्यूटीफुल लुक को दर्शाने के लिए, उनकी मतलब सुंदरता का बखान करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टार से कंपैरिजन किया गया है। इनकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। सो इस हिसाब से यहाँ पास हाइपरबल का यूज़ किया गया है उनकी सुंदरता को दिखाने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा आता है फ्रेंड वो है ओनोमोटोपोइक। यहाँ पास देखिए ओनोमोटोपोइक जो हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ये है। ये भी सिंपल ही है, मैं आपको समझा दूंगी। आई होप आप आज के बाद तो नहीं भूलोगे। दीज आर साउंड्स वर द यूज ऑफ वर्ड्स दैट इमिटिएट द साउंड्स एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट्स दे रिफर्स टू। जैसे कि किसी भी आप पोएम में देखे होंगे कि जो साउंड्स होते हैं, जैसे नदियाँ जब चलती हैं तो उनमें जिस का साउंड होती है ना, और जो बीस होते हैं वो उसमें बजिंग की साउंड होती है। तो अगर आपके पोएम में कहीं भी ऐसे साउंड का इफेक्ट आपको लगे कि आपके साउंड्स में, आपके पोएम के लाइन में जो ऐसे साउंड्स हैं उनको शो करता हुआ अगर लाइन दिखे, वर्ड दिखे, तो मान लीजिए कि उस जो पोएम में है वो कौन सा फिगर स्पीच यूज़ किया गया है, वो ओनोमोटोपोई फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। जैसे कि बजिंग ऑफ द बीज, आप यहाँ पास देख रहे हैं जो बीज है उनके गुनगुनाने की बात की गई है ना, बजिंग। तो सो यहाँ पास बजिंग में क्या आ रहा है, एक साउंड इफेक्ट आ रहा है ना। तो साउंड इफेक्ट का यूज़ ही ओनोमोटिक फिगर ऑफ स्पीच को समझाने के लिए किया जाता है। मतलब इसका यूज़ ही जो है फिगर, ये ओनोमोटिक पोइक फिगर ऑफ स्पीच
होता है कि इसका यूज़ ही ऐसे होता है। देन यहाँ पास और इफ़ द रिवर वाटर, और ये रिवर को क्या कर रहा है, रिवर क्या कर रही है, गजिंग कर रही है। इसमें भी एक आपको साउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा कि जब रिवर तैरती हैं, रिवर जब बहती हैं ऐसे, धारा जब उनकी बनती है तो उसमें क्या है, एक गजिंग साउंड आपको देखने को मिलता है। द कैट सॉ म्यू म्यू, जो कैट है म्यू म्यू कर रही है ना, तो यहाँ पास म्यू म्यू में भी साउंड आपको देखने को मिल रहा है कि एक साउंड की क्वालिटी यहाँ पास दर्शाया गया है। द होल नाइट, मतलब जो कैट है पूरी रात क्या करती है, म्यू म्यू करती हैं। सो यहाँ पास म्यू म्यू का साउंड भी देखने को मिल रहा है। सो अगर आपको लाइन में जैसे बजिंग है, गजिंग है, म्यू म्यू, म्यूइंग की साउंड यहाँ पास देखने को मिले तो समझ लेना कि अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा इस वाले लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, तो आपको सीधे बताना है ओनोमेटोपोई। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम्पल देखिए, परिभाषा तो कभी भी एग्जाम में पूछते ही नहीं है ना, डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगी। आपको एक ऐसे लाइन दे देंगे एग्जाम में और पूछेंगे इस वाले पूरे लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। सो बस आपको पहचानना रहता है। आपने जैसे देखा बजिंग लिखा है, गजिंग लिखा है, म्यूइंग लिखा है, तो आप समझ गए कि भाई मैम ने तो बताया था कि यहाँ पास ओनोमेटोपोइक है। सो ये वाला भी सिंपल था, सो मैंने समझा दिया। देन बात करते हैं एल्यूजन की। व्हाट इज़ एल्यूजन, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट इज़ एल्यूजन? द एक्ट ऑफ रेफरिंग to something in a literary text to that the meaning is understood quickly is called allusion। मतलब फ्रेंड, अगर हम एल्यूजन की बात करें, एल्यूजन के द्वारा एक प्रकार से आप एल्यूजन को एल्यूट करना भी कह सकते हैं एल्यूज़न को। जैसे एल्यूज़न क्या होता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। एल्यूज़न एल्यूज़न वो होता है जैसे किसी को एल्यूट करना या किसी को रेफ़र करना। मीन्स अगर आपकी क्लास में कोई पढ़ने में बहुत तेज़ है तो आपकी मैम क्या कहेंगी, ये लड़का तो आइंस्टाइन है। तो मतलब एक वर्ड मात्र आइंस्टाइन का वर्ड नाम आप यहाँ करके उस बच्चे के जो क्लास में जो लड़का है उसकी पूरी क्वालिटी बता दिए कि वो लड़का पढ़ने में बहुत तेज़ है, मात्र एक नाम यूज़ करके। इसको ही एल्यूज़न है। यही वर्ड जो है पोयम में यूज़ होता है। ऐसे वर्ड को यूज़ करके जो पोएट है हमारे उन चीज़ों को बताता है जो कि हम दूसरों से कनेक्ट कर सकते हैं ना। सो ऐसी चीज़ को हम एल्यूज़न कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि बहुत अच्छा क्रिकेट, फॉर एग्जांपल मैं बस बता रही हूँ आपको समझाने के लिए। अगर कोई कहे कि बहुत अच्छा कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है तो आप क्या कहेंगे, ये तो इस शहर का क्या है, विराट कोहली है। मतलब कि वो हमारे शहर का विराट कोहली है। अब ऐसा नहीं है कि वो विराट कोहली है, अब वो बच्चा क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा है ना, वो क्रिकेट काफ़ी अच्छा खेल रहा है, इसलिए आपने उसका जो एल्यूज़न दिया, उसको एल्यूट किया है, किसके साथ किया है, विराट के साथ किया है ना, विराट के साथ उसको एल्यूट किया है। मतलब उसको क्या करना है, एक प्रकार से एल्यूज़न को क्या कहते हैं, पासिंग रेफरेंस भी कहते हैं ना। आपने उसका किसको पासिंग रेफरेंस किसके किया है, उस बच्चे का विराट कोहली के साथ किया है कि भाई ये तो हमारे शहर का क्या है, विराट कोहली, क्योंकि वो अच्छा क्रिकेट खेलता है ना। इस हिसाब से आप मात्र एक वर्ड बोलकर आप उस इंसान की पूरी खासियत बता दे रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पास ये तो हो गया कि आप समझ पाए होंगे कि ये क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पास आप एग्जाम्पल के थ्रू पे समझ लीजिए। जैसे वी हैव एन आइंस्टाइन इन अवर क्लास, यहाँ पास एग्जाम्पल भी यही है, वी हैव एन आइंस्टाइन इन अवर क्लास एंड दे लोइटर अराउंड इन द होल सिटी लाइक रोमियोज। यहाँ पास ये अलग है, ये अलग है ना। तो सबसे पहले तो इसका समझ लेते हैं। वी हैव एन आइंस्टाइन इन अवर क्लास, मतलब एक बच्चा है जिसको मैम रिफ़र कर रही हैं, आइंस्टाइन के साथ रिफ़र कर रही हैं। उसको क्या कर, उसको पासिंग रेफरेंस किसका मिल रहा है, आइंस्टाइन का मिल रहा है कि वो लड़का पढ़ने में बहुत तेज़ है। कैसा है पढ़ने में, बिल्कुल आइंस्टाइन जैसा है। और दूसरा हमारा ये है, दे लोइटर अराउंड इन द होल सिटी लाइक रोमियोज, मतलब कि वो इधर उधर क्या करता है, टहलता रहता है। कैसे, रोमियोज के साइड। अभी कोई जो आवारा लड़का है जिसके पास कोई काम धाम नहीं बचा है, तो वो अगर गलियों में ऐसे आवारों के जैसे टहलेगा, तो रोमियो का यही काम तो था दिन भर जूलियट के गलियों में बस इधर उधर लाइन लगाना। सो वो उसे भी सब किससे पासिंग रेफरेंस किसका कर रहे हैं, किसको एल्यूट कर रहे हैं, और जो लड़का है रोमियो से एल्यूट कर रहे हैं। सो आई होप आप एल्यूजन समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ एल्यूजन। अब बच्चों में एक कन्फ्यूज़न ये आती है कि बच्चे जो है मेटाफर में कंफ्यूज होते हैं कि मेटाफर और एल्यूजन में डिफरेंस क्या है। सोचते हैं कि मेटाफर में भी कंपैरिजन किया गया है। अब यहाँ पास आइंस्टाइन से उस लड़के का कंपैरिजन हो गया, वहाँ पास उनकी महबूबा के चेहरे को अचानक से कंपैरिजन हो गया। तो फ्रेंड, इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है। जैसे जो उनकी महबूबा है, उन्होंने अपनी महबूबा का चेहरा किससे कंपैरिजन कर दिया था, मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था ना कि उन्होंने चाँद से कंपैरिजन कर दिया था। भाई मेटाफर में ये यूज़ होता है विदाउट लाइक और रेस लगाए। अगर लाइक और रेस लगा दिया तो उससे मेल हो गया, तो कह रहे मेरे महबूबा का चेहरा तो चांद ही है, तो सो ये मेटाफर हो गया। अब यहाँ पास ये क्या कह रहे हैं कि ये लड़का आइंस्टाइन ही है। तो यहाँ पास कन्फ्यूज़न बच्चे में हो जाती है, बट आज के बाद वो नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपका क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो इतना जान लीजिए कि मेटाफर में दो
डिसिमिलर चीज़ों में कंपैरिजन होता है। जबकि एल्यूज़न में क्या होता है, दोनों ही सिमिलर होंगे, मतलब कि जो बच्चा है वो भी बुद्धिमान है और जो आइंस्टाइन है, मतलब जो बच्चा है क्लास का वो भी बुद्धिमान है और आइंस्टाइन है वो भी बुद्धिमान है। तो ये सिमिलर चीज़ें हो गई ना। और जबकि महबूबा का चेहरा और चाँद में बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं, बिल्कुल ही दोनों डिसिमिलर चीज़ें। सो अगर सिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पास होगा एल्यूज़न। अगर डिसिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है तो वहाँ होगा मेटाफर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड ये भी बात है कि एल्यूज़न में जनरली जो होता है वो प्रॉपर नाउन का यूज़ होता है। मतलब प्रॉपर नाउन तो आप समझ ही पाए होंगे, मैंने ऑलरेडी प्रॉपर नाउन का क्लास ले लिया है। आपकी ये देखिए लिटरेचर की क्लास है, बट ग्रामर की भी क्लासेस साथ में चल रही है ना। तो ग्रामर में भी मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया, जैसे सेंटेंस पढ़ा दिया है, नाउन पढ़ा दिया है। अभी प्रोनाउन की क्लास मैं आपको लेने वाली हूँ, तो उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई। अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली है तो उसको भी देख लीजिए। और जल्दी मैं आपका जो जनरल पेपर का जीएस जीके उसके भी मात्र एमसीक्यू कराने की कोशिश करूँगी। बट मुझे अकेले सब कुछ करना है, पीडीएफ रेडी करना है, आपकी क्लासेस लेनी है, तो इतना नहीं हो पाता है। बट मैं कोशिश करूँगी कि उसका भी आपको प्रैक्टिस करवा दूँ। सो यहाँ पास बात करते हैं। पहली बात फ्रेंड, ग्रामर की क्लासेस आप उसको ज्वाइन करिए। तो यहाँ पर जो है एल्यूज़न में हमेशा प्रॉपर नाउन का यूज़ होता है। प्रॉपर नाउन मीन्स आप किसी एग्जैक्ट चीज़ से उसको कर रहे हैं। जैसे यहाँ पास आइंस्टाइन से सीधे तुलना बच्चे की गई है, यहाँ पास रोमियो से सीधे तुलना, ये रोमियो एक प्रॉपर नाउन है ना, और आइंस्टाइन भी एक प्रॉपर नाउन है। तो सीधे तुलना किससे की गई है, प्रॉपर नाउन से। तो एल्यूज़न में ऐसे होता है। आई होप आपको एल्यूज़न समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है पैराडॉक्स। अभी आपका कितना बचा है? बहुत बचा है, बहुत बचा है फ्रेंड। बट मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, मैंने कह दिया था कि जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच का भी आपको कम से कम 4 से 5 क्लास तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली बस मैं आधे घंटे का ही क्लास ले पाती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा हो जाता है। मैं बनाने को तो 3 घंटे का क्लास बना दूँ, बट आप लोग देखते हैं लंबा क्लास है तो ज़्यादा व्यू नहीं जाते अभी मेरे पे, मुश्किल से 10 व्यू ही जाते हैं। तो आप देखते हैं लंबा क्लास है तो आप लोग करते ही नहीं हैं। अगर आपको 20 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा वीडियोज़ का मिल जाता है तो आप लोग सोचते हैं कि कौन करे इतना लंबा क्लास। जो लोग ट्रेंडिंग में है, मीन्स जो लोग लंबे समय से पढ़ा रहे हैं उनके वीडियोस देखते हैं ना। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग सभी किए होंगे, स्टार्टिंग 0 लाइक से ही सबका अभी इतना लाइक पहुंचा है ना। तो अभी मेरा भी है, धीरे धीरे मेरा भी हो जाएगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि आप लोग भी मेरे वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, बस इतना ही। सो आज का ये जो आपका पैराडॉक्स है लास्ट टॉपिक है, देन हम आगे का कल पढ़ाएंगे। A phrase, statement or even a whole paragraph that seems to contradict। यहाँ पास आप contradict वर्ड समझ लीजिए, ये आपका की पॉइंट है ना, कि आप हर वर्ड में एक एक की पॉइंट तो आप देखते हुए चलिए कि यहाँ पास क्या लिखा है, कॉन्ट्राडिक्ट, इसे मैं जोड़ दे रही हूँ। इट्स सेल्फ इज कॉल्ड पैराडॉक्स। अगर आप पूछ लिया जाए, कोई वर्ड दिया हुआ है, आपके कोई लाइन दिया गया है और पूछ ले कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, तो आपको सीधे कॉन्ट्राडिक्ट वाला दिख रहा है कि हाँ एक वर्ड में और दूसरे वर्ड में क्या कोई कॉन्ट्रैक्शन दिखने को मिल रहा है, मतलब दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो वहाँ पास क्या होगा, पैराडॉक्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, यहाँ पास आप देख रहे हैं ये एनिमल फॉर्म का, ये बहुत अच्छा है, जॉर्ज ऑरवेल का ये लाइन है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल। अगर हम यहाँ पास पैराडॉक्स में ये यूज़ होता है फ्रेंड, पहली लाइन में कुछ और कहेंगे और दूसरी लाइन में तुरंत बदल देंगे, है ना। इसमें आपको मोस्टली 2 कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया देखने को मिलेगी। मीन्स कि जैसे कि आप पहली लाइन में क्या कहेंगे, आपने कहा कि ये तो ऐसा था कि सारे जो एनिमल्स हैं वो इक्वल होते हैं, अब बट कि दूसरी लाइन में आपने बट लगा के क्या कह दिया, दूसरी लाइन में अपनी बात से पलट गए कि बट कुछ सम एनिमल्स आर मोर इक्वल। इसमें तो आप देख रहे हैं ना कि क्या कर रहे हैं, वो एक प्रकार से आपको एंटीथेसिस में से देखने को मिलेगा। सो आपको यहाँ पास क्या देखने को मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है बट लगा के। यहाँ पास कह रहे हैं कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, यहाँ कह रहे हैं सम एनिमल्स आर मोर इक्वल। जब सारे इक्वल हो गए हैं तो सम कहाँ से आ गया, ये चीज़ कहाँ आ गया, यही चीज़ आपको पैराडॉक्स में देखने को मिलेगा। और इसी का यूज़ करके जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे पोएट हैं, पोएम को और ही ज़्यादा क्या करते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, और ही ज़्यादा पढ़ने में वो इंटरेस्टिंग लगे, ऐसा वो अपने पोएम की रचना करते हैं। सो यहाँ पास समझ गए होंगे कि क्या होता है पैराडॉक्स। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, यहाँ पास एक एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा है किसका है, एनिमल फॉर्म का है, एंड लेस इज़ मोर। यहाँ पास दूसरा जो है आपका देखने को मिल रहा है एग्जांपल, लेस इज़ मोर। भाई जब वो लेस है तो मोर कैसे हो सकता है, ये दोनों आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है कि नहीं, ये देखो
दोनों ही फ्रेंड ऐसे ही एक ऑक्सीमोरन भी होता है, बट ऑक्सीमोरन में है जो दोनों ही, अगर यहाँ इज़ नहीं होता तो ये लेस मोर जो है ये आपका ऑक्सीमोरन हो जाता, बट यहाँ इज़ लगा हुआ है इसलिए ये पैराडॉक्स है। अभी मैं आपको आगे ऑक्सीमोरन भी पढ़ाऊँगी, ऑक्सीमोरन ही है बट वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, बहुत इंटरेस्टिंग वो भी है। सो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा और मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। अगर आपको ये पीडीएफ ज्वाइन करना है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जो आपको सर्च करना है लिटरेचर पॉइंट बाय नैन्सी मैम। आप इतना सर्च करके अगर टेलीग्राम पे देखो सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा और सेम जो चैनल का लोगो है सेम वही लोगो आपको उस पर भी टेलीग्राम पे भी देखने को मिलेगा, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। ये पीडीएफ मैं वहाँ शेयर कर दूँगी। सो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके जो तैयारी कर रहे हैं DSSS या PPSC 3.0 का, उसमें बहुत ज़्यादा मीन्स लगा होगा कि आपको मैम कुछ अच्छा पढ़ा रही हैं, हमारे लायक पढ़ा रही हैं, एग्ज़ाम में हमें क्वालिफाई कराने लायक पढ़ा रही हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ एटलीस्ट 1 2 3 4 जितने भी दोस्तों के साथ हो सके शेयर करेंगे। और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ यार हिट द सब्सक्राइब बटन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।